नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और एक बार फिर हमारी खास पेशकश जो युवाओं पर केंद्रित है, बोलो बोलो मुंह तो खोलो, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर नौजवानों का एक समूह हमारे साथ, नौजवानों से ये मत समझिएगा कि सिर्फ पुरुष ही मौजूद हैं हमारे साथ लड़कियां, युवा लड़के और लड़कियां दोनों मौजूद हैं और उनके साथ एक और विषय पर हम बात करेंगे और ये विषय है इस बार का नई शिक्षा नीति। अब ये विषय क्यों? क्योंकि शिक्षा नीति तो 2020 की है। ये इसलिए कि अभी अभी केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री एचआरडी मिनिस्टर हैं वो हटे हैं। आकलन ये भी है कि प्रदर्शन शायद ठीक नहीं था, हम नहीं कह सकते कि क्या कारण है, लेकिन माना ये भी गया है कि नई शिक्षा नीति की जो अच्छाइयाँ हैं उनको हम ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाए हैं, एक ये भी विश्लेषण का सिरा कहता है। तो हमारे साथ जो नौजवान हैं उनसे हम ये भी जानेंगे क्या वाकई ऐसा था कि नई शिक्षा नीति क्या है, उसमें अच्छाइयाँ क्या हैं, क्या वो समझते हैं उसको लेकर, इस पर हम उनसे बात करेंगे। और शिक्षा एक बहुत ही अहम मसला है। आज भी इस देश में कॉलर ऊंची करके कहने वालों की कमी नहीं है कि हम लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को अपने कंधों पर ढो रहे हैं। ठीक बात है, कई बार हमारे पास कोई बेहतर ऑप्शंस नहीं होते, क्योंकि ये शिक्षा नीति भी 34 साल के बाद 2020 में हमको मिली है। 80 के दशक में जो शिक्षा नीति थी उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन 92 में हुआ, 84 के आसपास, 84-85 के आसपास की शिक्षा नीति मॉडिफाइड होती है 92 में, और अब हमें मिलती है नई शिक्षा नीति जिसमें पहली बार कल्पना की गई है कि उच्च शिक्षा के लिए एक नियामक संस्था होगी। ये बहुत ज़रूरी है। त्रिभाषा फार्मूला है इसका कि आप अपने क्षेत्र की भाषा बोली वो भी इसका हिस्सा हो और माध्यमिक कक्षाओं तक आप इसके ज़रिए भी शिक्षण को चलाइए। एक बहुत अच्छी बात है कि 6वीं कक्षा से आपको कहीं ना कहीं रोज़गार की शिक्षा देने की तैयारी इसमें है, क्योंकि आज हम पर आरोप यही है कि हम पढ़कर निकलते हैं, फैक्ट्रीज़ हो गए हैं हमारे विश्वविद्यालय, लेकिन बच्चों के लिए नौकरी कैसे मिलेगी इसका कोई भी मूल्यांकन उनके पास नहीं। चलिए, तो आज इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि ज़ेरे बहस इसलिए भी है नई शिक्षा नीति कि अब नए शिक्षा मंत्री आए हैं और उन पर ये जिम्मेदारी है कि वो नई शिक्षा नीति को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करें और लोगों में, ख़ासतौर से युवाओं में ये भरोसा पैदा करें कि अच्छी शिक्षा नीति उनके भविष्य को इंश्योर करेगी। जो मेहमान हमारे साथ हैं, मैं आपसे शुरू करता हूं। आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए, माइक्रोफोन इनको दीजिए और फटाफट मुझे बताइए आप क्या कर रही हैं और क्या आपका नाम है। मेरा नाम प्रीता उपाध्याय है, मैं अभी विधि की छात्रा हूँ। वेरी गुड जी, आप बताइए। मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है, मैं विद्यार्थी हूँ, वर्तमान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में दाखिल होने हेतु अध्ययनरत हूँ। दाखिल हो चुके हैं, प्रयास कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम हर्षित श्रीवास्तव है और मैं बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हूँ। अरे गजब साहब, आप उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, बहुत बढ़िया हर्षित जी। मेरा नाम यश जरीवाला है और अभी मैं वीरा एज अ स्टार्टअप एक है कंपनी, वहाँ पर कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट हूँ और कंटेंट राइटर भी हूँ मैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात जी। मेरा नाम खुशबू मलिक है एंड मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करती हूँ। वेरी गुड, खुशबू जी। सर मेरा नाम पलक मलिक है, मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूँ और फिजिकल एजुकेशन ही परस्यू कर रही हूँ। जी बिल्कुल, पलक पहले भी आ चुकी हैं, पलक हमारे साथ। जी नमस्कार सर, मेरा नाम है दिव्यांश राजपूत और मैं अभी बायजूस से सीनियर एकेडमिक काउंसलर का कोर्स करके निकला हूँ और अभी मैं ई-सरल में एकेडमिक काउंसलर का रोल निभा रहा हूँ। आपके बोलने की शैली से मैं प्रभावित हुआ, इसीलिए पहला मौका आपके लिए है, क्योंकि जितने उनके पास माइक्रोफोन है। प्रीता, आप बताइए मुझे कि नए शिक्षा मंत्री आए हैं और बीजेपी गवर्नमेंट में बड़ा शिक्षा पर जोर होता है, कितने वाकिफ़ हैं आप और क्या आपको लगा कि 2020 से लेकर अब तक नई शिक्षा नीति के बारे में सरकार ने कुछ करने की कोशिश की, आप युवाओं को बताने की कोशिश की? देखिए सर, पहले भी जो है प्लान तो हुआ है, ऐसा नहीं कि प्लानिंग नहीं हुई है, पर इम्प्लीमेंट अगर इस बार हुआ है तो मैं मानता हूँ कि ये काबिल तारीफ़ है ना। और अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव ज़रूर लाएगा, है ना। और मैं दो बातें कहना चाहूँगा कि एक होता है स्ट्रीट स्मार्ट, एक होता है बुक स्मार्ट। तो अभी तक जो शिक्षा नीति थी उसने हमें बुक स्मार्ट होना सिखाया है। किताबी ज्ञान हमको मिल जाता है, पर हम एक बार स्कूल के बाहर जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि अब यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको मार्केटिंग भी आनी चाहिए, सेल्स भी आनी चाहिए, खुद को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो जो नई शिक्षा नीति है कहीं ना कहीं आपको स्ट्रीट स्मार्ट के साथ साथ बुक स्मार्ट भी बनाती है, और मैं ये समझता हूँ कि ये अपने आप में एक माइलस्टोन है। सर निबंध की तरह बोल गए आप पूरा, कि मतलब मैं समझ ही नहीं पाया कि
मतलब ऐसा लगा कि बिल्कुल एकदम सर्राटे से आपने जो बता दिया, मतलब आपको सब अच्छा अच्छा नज़र आ रहा है उसमें। जी देखिए, अगर पॉजिटिव साइड देखूं तो सब अच्छा अच्छा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं खुद भी एक एकेडमिक काउंसलर क्योंकि हूँ। इम्प्लीमेंट तो अब धीरे धीरे होनी है वो। जी जी जी। पलक, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अब मुझे बताइए, आपने बात की अपनी तरफ से, सारी चीज़ें रखी, आप क्या कितनी सहमत कितनी असहमत हैं इनसे? पॉलिसी 2020 में आ गई थी, लेकिन लोगों को अभी भी उसके बारे में पता नहीं है कि उसमें एक्चुअली है क्या। तो कम्युनिकेशन एक फैक्टर था जो लोगों तक अभी तक पता नहीं चल पाया है कि एक्चुअली में पॉलिसी में है क्या, क्या क्या चेंजेस आए हैं और सब कुछ। तो अभी जो नए एजुकेशन मिनिस्टर जो अपॉइंट हुए हैं, उन्होंने आते ही सबसे पहले यही बोला कि उनका मेन फोकस जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वही रहेगा, और उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली उनका मेन मोटिव जो 2014 के मैनिफेस्टो में भी इन्होंने ये बात NEP की रखी थी, तो उनका फोकस मेनली यही है। और मुझे अभी तक इस पॉलिसी में जितना मैंने स्टडी किया है, मुझे कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा है। मुझे काफ़ी सहमत हूँ मैं इस पॉलिसी। आप सहमत हैं। हर्षित, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपने एक नौकरी हासिल भी कर ली है, तो आपने ये भी महसूस किया होगा कि प्लस क्या है माइनस क्या है। आप किस तरह से देखते हैं? नई एजुकेशन पॉलिसी का भी ड्राफ्ट थोड़ा बहुत आपने देखा ही होगा। जी। जहाँ तक सर मैंने समझा है, कोई बड़ा बदलाव बहुत जल्दी नहीं किया जा सकता। पॉलिसी आपने जैसे बताया है कि 34 सालों से हमारी पॉलिसी चल रही थी, तो एकदम से आप चाहें कि एक साल में कोई चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा, इस पॉलिसी में मुझे लगता है कंटिन्यूस चेंजेस करने पड़ेंगे। 3 लैंग्वेज आपने जो बताई, मगर जैसी की बात है, मैं ट्रांसफ़र होकर कहीं और जाता हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं साउथ इंडिया में जाऊँगा, मेरी ट्रांसफरेबल जॉब है, या मेरे जो बच्चे हैं उनको इन चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कत तो होगी। इस चीज़ पे भी सरकार को सोचना होगा। और मुझे लगता है कि सरकार ने जैसे बोला है कि 2022 तक हम इस चीज़ को कर पाएंगे, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रही है कि ये चीज़ हो पाएगी कि नहीं। ये आपके मन में कहीं डाउट है? हाँ, डाउट है, क्योंकि कुछ चेंजेस इनको और करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ सर, कोरोना जो कि अभी आया है, मुझे लगा कि ये कम्युनिकेट हो नहीं पाया जितना सरकार बाकी चीज़ों को कम्युनिकेट कर पाती है। देश मजबूत तब हो पाएगा जब वहाँ की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, जो कि मुझे अभी लगता है काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। चलिए, ये महत्वपूर्ण बात है। मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं और कितने आपके साथियों ने जो अपनी बात कही है, कितने सहमत और असहमत हैं? मेरे मानने के हिसाब से क्या होता है कि एक ओपिनियन सबका होता है, उस हिसाब से उनको वो एक ट्रीटमेंट होता है। उसके साथ साथ ये एक जो पॉलिसी आई है, मुझे लगता है कि हमारे लिए एक आगे अच्छा स्टेप है ये। जो युवा आएंगे उनको अच्छी तरीके से पढ़ाई मिल पाएगी, क्योंकि 9th क्लास से अगर उनको स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट मिल रहे हैं तो उनको एक नज़रिया मिल पाएगा कि उनको आगे क्या करना है, जो कि हमारा टाइम नहीं था। जैसे मेरे साथी ने बोला कि PhD लोगों को, मास्टर्स लोगों को, उन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट देखा है, पर यहाँ पर स्पेशलाइजेशन जब इजीली 9th क्लास से मिल जाएगी तो उनको ज़्यादा अच्छे से ओपिनियन मिल पाएंगे अपने, जैसे वो आगे 3-4 साल अपने दे पाएंगे किसी चीज़। ये बहुत ठीक। मैं प्रीता आपकी तरफ आता हूँ। माइक्रोफोन आप दे दीजिए। आप क्या सोचती हैं इसे लेकर, और आपको क्या लगता है, और क्या आप इससे भी इत्तेफाक करती हैं कि जैसा इसका प्रचार प्रसार होना था 2020 से लेकर अब तक, और छोटे छोटे कस्बों तक हमें पता चलना था कि नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट और ये आ गया है, और इसमें क्या चेंजेस है, जिससे हमें ये मालूम तो पड़े कि ये है क्या? सर, मेरा मानना है कि जो शिक्षा होती है उसमें जो भाषा का जो प्रयोग होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि अभी इसमें हिंदी और इंग्लिश और जो क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं, बोली भाषा, हाँ, जो जी। बोली भाषा हैं, उसके ऊपर जोर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि अभी भी ऐसा रहता है कि हमारे यहाँ पे जो अंग्रेजी है उसको भाषा नहीं माना जाता, उसको कला माना जाता है। तो इस जो शिक्षा नीति में है, इसमें हिंदी को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है, और साथ में जो क्षेत्रीय बोलियाँ हैं उनको भी बढ़ावा मिला है। तो आप ये मानती हैं कि ये एक अच्छी पहल है, और इससे आपकी हिंदी भाषी राज्य की एक विद्यार्थी होने के नाते, और सर इसमें ये है कि इसमें इस नई शिक्षा नीति से हमें भारतीयता का बोध होगा, मतलब विचारों से, हमारी संस्कृति से। आप बड़ी बात कह रही हैं। अब तक भारतीयता का बोध नहीं था हमारी शिक्षा नीति। नहीं सर, बिल्कुल था। हाँ। लेकिन इस नई शिक्षा नीति के आने के बाद से मतलब
ये जो बोल सकते हैं क्षेत्रीय भाषाओं की तरफ जो था, तो उससे भी हमें अपने भारतीयता का बोध होगा कि हमारे, क्योंकि हम अब क्षेत्रीय भाषा में पढ़ सकते हैं। और ये विकल्प आगे तक उन्होंने ओपन अप भी रखा है, जी, ये बिल्कुल। महत्वपूर्ण बात है। आप क्या कहेंगे मित्र आशुतोष? सर, इम्प्लीमेंटेशन का जितना आपने बताया है उसको लेकर के मैं आपके माध्यम, बंसल के माध्यम से भी हो सकता, बंसल न्यूज़ के माध्यम से जितना मुझे एक चीज़ समझ में आई कि पिछले 2020 से नई शिक्षा नीति को लेकर के बात हुई, अभी भी लेकर, अब जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो जब पार्टी की अगर बात करें, क्योंकि बीजेपी का बहुत बड़ा इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ उनकी भी है, क्योंकि जब उनकी सरकार ने ये नई शिक्षा नीति उनके काल में आई है, छोटी से छोटी अगर कोई जो है योजना धरातल तक पहुंचनी होती तो कार्यकर्ता ग्रास रूट लेवल पर तहसील और ग्राम पंचायत स्तर तक भी उसका प्रचार प्रसार करते हैं, होता है उनकी एक पूरा उनकी एक कैडर है, उस हिसाब से वो करते हैं। तो इस नई शिक्षा नीति को लेकर के क्या जो है इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या नए सुधार हुए हैं, क्या नई चीज़ें आई हैं, इसको लेकर के गांव ग्राम कस्बे तक पहुंचने के लिए जो है लोकल लेवल पे पार्टी को भी शायद मेरे हिसाब से भाजपा उनको भी जो है इसको लेकर के करना चाहिए आगे प्रचार। वो उन्होंने नहीं किया, मेरे हिसाब से तो नहीं किया सर। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे बड़ा हिसाब से तो नहीं इंपॉर्टेंट किया। पॉइंट है, वो क्योंकि तो मैं नहीं भी किया। ये फील करता हूँ कि राहुल गांधी जी की पार्टी वाले यानी कांग्रेस वाले कहते हैं राहुल जी से अच्छा कोई नहीं, मोदी जी की पार्टी वाले कहते हैं मोदी जी से अच्छा कोई नहीं। जो पॉलिसीज़ हैं, जो नीतियाँ हैं, पार्टियाँ दावा ज़रूर करती हैं कि हमारा कार्यकर्ता, और बोलेगा भी तो वो मशीन गन की तरह ऐसी बौछार लगाता है कि हमने ये अच्छा किया था, हमने ये अच्छा किया था, ये अच्छा किया था, ये अच्छा किया था, ये अच्छा किया था। लेकिन नई शिक्षा नीति और इनके फ़ायदे, इस पर जानकारियाँ ठीक से नहीं आ पाती। खुशबू, आप कितनी सहमत असहमत हैं इससे? सर, आशुतोष से मैं सहमत हूँ, बट मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया कि 34 साल लग गए ये मतलब पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने में, या फिर कुछ कुछ छोटे मोटे चेंजेस आए हैं जो कि हम काफ़ी लेट हो गए हैं, मतलब एज अ गवर्नमेंट भी मुझे लगता है कि वो काफ़ी लेट हो गए हैं, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। एंड क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजर चुकी हूँ कि जब मुझे करियर गाइडेंस नहीं था, जब मुझे चाहिए था, तब कोई नहीं था बताने के लिए कि हाँ, लेकिन अब ऐसी चीज़ें मतलब पता चली न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि आपकी वोकेशनल कोर्सेज़ में भी, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर में भी आपको इतनी ही इम्पोर्टेंस, मतलब आप उतनी इम्पोर्टेंस आप दे सकते हो, आप एंड आप क्या ये उसे एज अ चाहती हैं करियर भी कि ले। आपकी हमारी पीढ़ी के लिए कुछ मुआवजा हो? हाँ सर, अगर कुछ हो पाए, क्योंकि हमारी जनरेशन ऐसी है जो अभी जी। सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फेस करे, क्योंकि Very true. उन्हें नहीं पता कि वो किस स्किल, कौन सा उनका स्किल सेट क्या बिल्कुल है, वो ठीक किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी लेट हो गए हैं, बट ठीक है, हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए शायद कुछ अच्छा हो, बट बिल्कुल ठीक है कि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं या हमारे मेरी उम्र के लोगों के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ बेहतर हो, तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। पलक, आप और इसमें क्या ऐड करेंगे? मैं बिल्कुल अग्री हूँ खुशबू की बात से। इसमें बेसिकली तीनों चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी गई है, आपकी एकेडमिक, इनोवेशन, क्रिएटिविटी। हमारे टाइम पे जब हम स्कूल में थे तो यही था कि एकेडमिक पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिया जाता था। तो एक बहुत सारे ऑप्शंस ओपन अप हो गए हैं बच्चों के लिए, जैसे 10+2 को अब हटा दिया है और काफ़ी चेंजेस आए उसमें भी। 360 जो प्रोग्रेस कार्ड है वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। 360 ही मुझे पूरा, अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो मुझे 360 प्रोग्रेस कार्ड काफ़ी इन्फ्लुएंसिव लगा, और बाकी मुझे तो कोई नेगेटिव पॉइंट दिखता नहीं है सर इसमें, बिल्कुल जैसे ठीक मैंने है। पहले बताया। एक चीज़ आप लोगों से और ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगा, आप लोग कितना इत्तेफाक करेंगे। मैं इजराइल के बारे में जब किसी जानकार व्यक्ति से मेरा डिस्कशन था तो उन्होंने मुझे बताया कि हिब्रू जब वो अपनी लैंग्वेज डिज़ाइन कर रहे थे तो उन्होंने दुनिया भर के नामचीन भाषा विज्ञानियों को बुलाया और उनसे कहा कि एक ऐसी भाषा हमारे लिए हिब्रू को डिज़ाइन कीजिए जो बिल्कुल आधुनिक हो और जिसमें वो सारे पैरामीटर्स हों। सवाल ये है कि शिक्षा नीति का दायरा ग्लोबल क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों के अध्ययन की बात है, लेकिन उसको लेकर क्रिटिक्स का कहना है कि इससे एजुकेशन बहुत महंगी हो जाएगी और हमारे यहाँ भी कंपटीशन के लिए हायर एजुकेशन ख़ास तौर पर बहुत महंगी होगी। हमें क्यों नहीं दुनिया भर के शिक्षा विज्ञानियों की मदद लेनी चाहिए। जैसा मैं अमेरिका के बारे में सुनता हूँ कि वहाँ विज्ञान का विद्यार्थी आर्ट में प्रवेश कर सकता है, आर्ट का विद्यार्थी विज्ञान में जा सकता है, हायर एजुकेशन में।
हमें और लचीला और उदार बनाना होगा। मित्र, आप क्या सोचते हैं? सर मतलब जैसा आपने बताया तो इस बात से मैं बखूबी इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर ऐसा हो कि हम दूसरों से भी अगर सलाह मशवरा कर सकें, दूसरे नेशन से जो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस हैं, राइट, कि अगर हम हमारी शिक्षा नीति को एक अच्छा जो है मोड़ देना चाहते हैं और अच्छा इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, तो यकीनन हमको जो है दूसरे जो देशों से थोड़ा हमें लचीलापन, जैसा आपने कहा है ना, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जो है अपनानी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि अभी तक ये पर्सपेक्टिव नहीं था मेरे पास, है ना, पर आपने जैसे ये बोला तो ये बात मेरे भी सोचने में आई है कि एक जो है दूसरा पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा और क्या क्या खामियां हैं आपको ये भी समझ में आएंगी कि आप एज अ नेशन और कहाँ कहाँ भी लैग कर रहे हैं एजुकेशनल पॉलिसी में। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर मेरे भीतर एक शेफ़ है और मैं चौथी में पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी माताजी की तबीयत अगर ठीक नहीं है तो अपना पराठा और आलू की सब्ज़ी ऐसी बनाता हूँ चौथी क्लास में कि मेरे कोमेट्स, मेरे साथी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तो हो सकता है एक शेफ़ हो मेरे भीतर, लेकिन ये आपको चौथी क्लास में पकड़ना होगा, आपको ये समझना होगा। जी सर, बिल्कुल सही बात कही है आपने। और इसको लेकर के जैसे अभी नई शिक्षा नीति को लेकर के उन्होंने अभी ऐसे 11वीं से 12वीं में, अगर हम अभी तक ये रहता है कि अगर मान लीजिए हम साइंस के विद्यार्थी हैं या मैथ्स के या हम आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, तो हम साइंस के किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाएंगे, वो अभी तक था। लेकिन अभी ये 2022-23 तक कब तक इम्प्लीमेंट होती है नई शिक्षा नीति, अभी तो इम्प्लीमेंट हुई नहीं है, कब तक होती है वो भी देखना पड़ेगा। और उसमें ये 11वीं और 12वीं को लेकर के उनका ये है कि भाई अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट भी जो है उसमें आप पढ़ बिल्कुल, सकते हैं। ये अच्छा तो सुझाव ये आपका। जी मेरा कहना यह है कि सर कोई भी देश का बजट बहुत कुछ डिसाइड करता है। मेरे ख्याल से एजुकेशन बजट हमारे देश में बहुत कम है कि हाँ जो कि बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप युवाओं को मजबूत करेंगे उनके फाउंडेशन लेवल पे, तो वो एक नए आयाम को जो है उनके लिए खुलेगा और वो ग्लोबल लेवल पे कुछ और बेटर कर पाएंगे, वो और नई सोच के साथ बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि आप उनको बांध नहीं सकते, या फिर जो आप देख रहे हैं वो होगा कि वो अनएम्प्लॉयड होंगे या जो उनमें फ्रस्ट्रेशन है। ये आपने एक रोज़गार हासिल किया है, आप हाँ मुझे ये बताइए कि नई शिक्षा नीति का सहारा आपको तो मिला नहीं, लेकिन आपने ये जो लड़ाई लड़ी, इसमें आप कितने अकेले हुए, कितने तन्हा हुए, कितने अवसाद में भी गए और उससे खुद ही निकले। यानी कि चिकित्सक भी आप थे, कृष्ण भी आप थे, अर्जुन भी आप थे, युद्ध का अंधकार भी आपने झेला, सफलता का प्रकाश भी आप, माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा दार्शनिक हो गया। जी जी कोई नहीं। सर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने कई एग्ज़ाम दिए और मैं कई बार फेल भी हुआ, क्योंकि एक बार के प्रयास में आप पास नहीं हो सकते। बहुत अच्छा आपने शेयर किया। मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से रहा हूँ, बाद में मैं इंग्लिश मीडियम में आया हूँ, मेरा मीडियम चेंज हुआ। वही मैं आपको बोल रहा था कि जब वही एक सदमा रहा होगा। हाँ, कि और जब आप ग्लोबल लेवल पे या एक ओपन नेशनल लेवल कंपटीशन पे आते हैं तो कई बच्चे आपसे बहुत आगे होते हैं। वेरी ट्रू। उसको चेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और समय के साथ कई लोग निकलते रहे, मैं वहीं रहा, मगर कोशिश करते करते मैं निकल गया। मेरे कई साथी बाद में निकले, मगर ये चीज़ ये है कि अगर फाउंडेशन लेवल पे ही चीज़ें बहुत अच्छी होती मेरे साथ तो शायद मैं और अच्छा कर पाता। मैं एक छोटे से गांव से था, तो गांव, मैं वही बोल रहा हूँ कि गांव रूट लेवल पे अगर चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, अगर ये एजुकेशन पॉलिसी रूट लेवल पे नहीं जाएगी तो पॉलिसी केवल पेपर्स पे रह जाएगी। देखिए कितनी अच्छी बात है कि हमारे साथ जो साथी बैठे हैं वो अर्ली 30s में हैं, 30 साल के आसपास इनकी उम्र होगी और कम हो सकती है, लेकिन गांव से आने के बाद भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण बैंकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की लड़ाई लड़ी, नौकरी की और हासिल की। यानी योग्यता गांव और शहर में नहीं बटी है सर, योग्यता सब में है। शहर में बैठे युवा में भी, लड़के और लड़की में भी और गांव में भी, लेकिन आप लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दे रहे ना सर। आप नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं, मैं ही नहीं जानता सर ठीक से 2020 में। तो नए शिक्षा मंत्री जी, प्रणाम करते हुए, आपको शुभकामनाएं देते हुए, धर्मेंद्र प्रधान जी, आपसे ये विनम्र आग्रह है कि पूरे देश में पहले तो सर 5 साल कुछ कैंपेन करिए आप। क्या है नई शिक्षा नीति, कैसे मैं बिहार का हूँ, मध्य प्रदेश का हूँ, छत्तीसगढ़ का हूँ, मैं दक्षिण भारत का हूँ, मैं पूर्वोत्तर का हूँ, कैसे फ़ायदा उठा सकता हूँ। जी, जैसे मेरे फ्रेंड ने बोला था कि फाउंडेशन के बारे में, तो मेरा मानना ये है जब फाउंडेशन तब अच्छी बनती है जब उसके पास, किसी इंसान के पास कॉन्फिडेंस हो। जहाँ तक अमेरिका और या फिर यूरोप जैसी कंट्रीज़ की बात होती है, आपके पास है? जहाँ तक मुझे लगता है वेरी गुड।
तो जी। वहाँ पर जो ऐसी चीज़ होती है, वहाँ पर शुरुआत से उनकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, उनकी ग्लोरियस हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, जो कि इंडिया में इतना लैक करता है, मेरे हिसाब से लैक करता है, कि फाउंडेशन हिस्ट्री जो हमारे पूर्वजों ने करा है, जो हमारे महाराजास ने करा है, उनको ग्लोरीफाई करा है, जिससे कि कॉन्फिडेंस मिलता है अपने आप की बॉडी में, बहुत अच्छी अपने आप बात की सब कही चीज़ों के में। तो वो सब चीज़ें बताकर आप एक इंसान को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर थे उन्होंने अच्छा काम करा है, तो हम उनके लेगेसी को आगे ले जाएं, एक कॉन्फिडेंस मिलता है उससे। और जहाँ फिर वो अपने एक उठने की, गिर कर उठने की एक ललक मिलती है उनको, एक सहारा मिलता है उनको, जहाँ से वो अपने बैक स्टोरी से इंस्पिरेशन बहुत ले अच्छी बात सकें। आपने कही। इसको मैं इस तरह से एक्सप्रेस करता हूँ, आप माइक्रोफोन बढ़ा दीजिए खुशबू की तरफ, कि अभी अगर मुझे भारत के गौरवगान को सुनना है तो मैं उन पुस्तकों का सहारा लेता हूं, क्योंकि मुझे सारी पुस्तकों में वो नहीं मिलता। कुछ चुनिंदा पुस्तकें मुझे ढूंढनी पड़ती हैं कि ढाका की मलमल कैसे एक अंगूठी से निकल जाती थी, कैसे सिल्क रूट था और कैसे भारत सोने की चिड़िया था। और जब मैं उन किताबों को पढ़ता हूं तो एक वर्ग हमला भी करता है, वो ये कहता है कि आप उसी दुनिया में खोए रहना चाहते हैं, आप आज की चुनौती को नहीं देखना चाहते, आप चीन को नहीं देखना चाहते। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा में बिना विवाद के ऐसी चीज़ों का समावेश होना चाहिए जो हमारा गौरव बोध अपने राष्ट्र के प्रति बढ़ाएं। जी। मुझे लगता है कि हिस्ट्री हम पढ़ते हैं वैसे भी, जी। हिस्ट्री तो हम पढ़ते हैं, बट जो चीज़ मुझे लगती है जो इसमें अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मिसिंग है, कि बहुत इनिशियल लेवल पे जब बच्चे छोटे होते हैं तभी उनको एक करियर गाइडेंस मिले, उनकी काउंसलिंग की जाए कि उनका इंटरेस्ट किस में आ रहा है। मतलब अगर आपने उनको बता भी दिया कि आपको ये करना है, बट वो आगे कर भी लें, बट वो उस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, फिर वो जो कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस पैसों का या फिर उस जॉब का कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसे मैं अपनी ही बात करूँ, मैं ये चीज़ कर रही हूँ, मैं ये जॉब कर रही हूँ, बट मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है कि ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुछ और है। बट अगर मुझे अर्ली एज में कोई गाइडेंस दे देता, मेरी काउंसलिंग हो जाती कि हाँ मतलब अलग अलग इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर अलग अलग जो थ्योरीज होती हैं उस पर अगर मैं मेरी कोई काउंसलिंग कर पाता, तो शायद मैं अगर मतलब मैं जो भी जॉब करती वो अपनी खुशी से करती। तो मुझे भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो अर्ली लेवल काउंसलिंग है वो भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए। अगर पहले बिल्कुल बिल्कुल पता चल बिल्कुल जाए नहीं, तो। मैं आपकी बात बहुत गॉटेट कर पाया। और मैं धर्मेंद्र प्रधान जी, नई शिक्षा नीति अपनी जगह है, लेकिन 30 साल के जो युवा हैं जो निकल चुके हैं और वो नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक नीति आपको लानी चाहिए जो सप्लीमेंट करे हमारी शिक्षा नीति को, जिसमें खुशबू जैसे युवा हों कि अगर वो अपने काम से किन्हीं कारण से उनको सेटिस्फैक्शन नहीं है तो उनको फिर मुख्य धारा में लाने के लिए भी सर एक नीति चाहिए। तब आप ये कह पाएंगे कि हाँ हमने युवाओं के लिए एक मुकम्मल नीति बनाई है। क्या आप क्या ऐड करना चाहेंगी इसमें? मैं अभी जो पढ़ाई कर रही हूँ, मैं वो पढ़ाई नहीं करना चाहती थी, मुझे किसी रीज़न से करनी पड़ी। तो ऐसा था कि मेरे 2 साल कंप्लीट हो गए थे, फिर अगर मैं ड्रॉप करने का सोच रही थी तो मेरे वो 2 साल ख़राब हो जाते। लेकिन अभी ये जो नई शिक्षा नीति है इसके तहत ऐसा है कि अगर आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया है तो आपका साल नहीं ख़राब होगा, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 2 साल कर लिया तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। तो अगर ये पहले भी होता या ये अभी भी होता तो शायद मैं ये कोर्स ना करके शायद कुछ और कर रही होती। लेकिन चूंकि मेरे 2 साल वो ख़राब होने का डर था और मुझे वो बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये नहीं, मुझे कुछ और ही करना था, तो मैं ये मेरे 2 साल बच जाते और मैं कुछ और करती और मेरे पास एक डिप्लोमा भी होता, वो मेरे ड्रॉप आउट ईयर्स नहीं होते। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही। मुझे लगता है मेरे पास वक्त कम है, जल्दी से मैं रिएक्शन लेना चाहूँगा। पलक, आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहें और आप में से किसी साथी के मन में कोई बात हो जो छूट गई हो तो हाथ उठाकर मुझे बताइएगा। जी पलक। सर, मैं खुशबू और इनकी तरह खुद को रिलेट कर पाई। मैं स्कूल में थी, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, एजुकेशन भी थी, मतलब एकेडमिक्स भी देखनी है, करिकुलर्स भी देखनी है। तो करिकुलर इज़ बास्केटबॉल, तो घर से भी और टीचर्स की तरफ से भी, स्कूल से भी ज़्यादा वेटेज इसको ही दिया जाता था कि एकेडमिक्स पे ज़्यादा इंसिस्ट करते थे पेरेंट्स भी और सब। लेकिन मुझे लगता है अब जो नई पॉलिसी आई है इसमें जो तीनों चीज़ों को बराबर का वेटेज दिया गया है, तो उसमें मुझे लगता है कि अब स्पोर्ट्स को भी उतनी इम्पोर्टेंस मिलेगी, करिकुलर्स में आ गया है, जो मुझे नहीं मिल पाई। बिल्कुल आपने ठीक कहा। कोई और साथी आपने से? जी माइक्रोफोन दीजिए। जी बहुत संक्षेप में। जी सर, एनईपी को लेकर के अभी एक उन्होंने जो बोला कि 100% लिटरेसी प्राइमरी स्टेज के बच्चों के लेकर के ये उनका टारगेट है।
तो उसमें लेकर के ये तो ठीक है, आपने ये बोला बहुत अच्छा है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? डिपार्टमेंट उसके लिए आपने 2030 तक 100% एनरोलमेंट की बात की है जी। कि कोई बैकआउट ना करे। हाँ जी। जी लेकिन फिर वो इम्प्लीमेंट होगा कैसे? क्योंकि अगर आप स्कूल्स में, बस आपने पॉलिसी बना के रख दी है, स्कूल्स में स्कूल के टीचर्स और स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि उस एरिया में वो प्राइमरी स्टेज के जो बच्चे हैं वो 100% उनका एडमिशन हो, वो उसको लेकर के भी साथ में ऐड की जाए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं एक पॉइंट ही ऐड करना चाहता हूँ। जैसा कि बात शुरू हुई थी, जो आपने कहा था कि ग्लोबल लेवल पे हेल्प क्यों नहीं मांगता। अगर इंडिया ग्लोबल लेवल पे अगर शिक्षा नीति के लिए हेल्प मांगे तो क्यों नहीं ये बड़े बड़े जो डेवलप नेशंस हैं वो काम आएंगे, है ना। तो मैं एक ये बात कहना चाहूँगा, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, अगर हम उससे कुछ सीखें तो एक वर्ड होता है आउटसोर्सिंग। अगर आप अपने काम करने में असमर्थ हैं या फिर नहीं पूरी तरह कर पा रहे हैं एफिशिएंटली, तो वो लोग क्या करते हैं कि बाहर के जैसे देश हैं वो इंडिया का वर्क जो है आउटसोर्स करते हैं, है ना। हम लोग जो वर्क आउटसोर्स करते हैं, पर गवर्नमेंट क्या है, मैं थोड़ा सा ये बात जो है कॉन्ट्राडिक्ट करेगी यश की बात से। उन्होंने ये बोला था कि ग्लोरीफाई करें और अपने आप को जैसे ग्लोरीफाई करके बताएं। मेरे हिसाब से ये, अगर आप अपने आप को अंडरडॉग प्ले करते हैं और बताते हैं कि आप असमर्थ हैं और दूसरे नेशन से हेल्प मांगते हैं, तो सब छोटे नहीं हो जाएंगे। और मेरे हिसाब से वो करना भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया जो है ऐसा डेवलपिंग नेशन है, और भी चीज़ें हैं हमारे पास देखने के लिए। मेरा मानना ये है कि अभी हम लोग ने सब स्टूडेंट लोग लाइफ की एक डिस्कशन करा, हम लोग ने एक आस्पेक्ट बहुत छूट गया था, जो कि टीचर्स के हिसाब से था। टीचर्स रहती हैं तो कुछ लोग, वो लोग भी एक एजुकेटेड नहीं रहते जितने लेवल होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, उनकी ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है इसमें हिस्सा, लेकिन वो बहुत ईमानदारी से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हाँ, वो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी शिक्षक का मतलब है कि भैया कैसे कोई बना दो मास्टर, बिल्कुल कहते से उठाओ, तैसे उठाओ, चला दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक क्योंकि अपन देखते हैं कि गांव में कुछ भी जो टीचर्स रहते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते। मतलब एक बहुत ही विडंबना वाला पक्ष है, जिसको आयरनी हम कह सकते हैं, कि हमारे पेरेंट्स जो थे, ग्रैंड पेरेंट्स और हमारे माता पिता, उनके एजुकेशन के टीचर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन आज जब हमारे पास बहुत अच्छा वेतन है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हमारे, माफ़ कीजिएगा टीचर्स, प्रणाम कर रहा हूँ आपको, सब लोगों के लिए ये सच नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ी संख्या में ये आरोप लगता है कि टीचर्स अच्छे हों तो बच्चे भी अच्छे होंगे। बिल्कुल सही बात है। महत्वपूर्ण बात ये, आप सबका धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। महत्वपूर्ण बात ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी, फिर आपसे विनम्र आग्रह है कि राजनीति में 5 साल में चुनाव जीतना ज़रूरी है, और इसीलिए हम बड़े बड़े तमगे देखते हैं, विकास पुरुष, देश को बदल देने वाले, मध्य प्रदेश को बदल देने वाले, छत्तीसगढ़ को बदल देने वाले, ये बिल्कुल ठीक है, इससे हमें कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि आपको चुनाव जीतना है, पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, AIDMK हो, या दीदी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, लेकिन आप कुछ मसलों पर एक होइए, पूरा देश एक हो। जैसे आपने बहुत अच्छी पहल की है नई शिक्षा नीति में कि हायर एजुकेशन के लिए काउंसिल बनाइए। आपने पाठ्यक्रम में, स्कूली पाठ्यक्रम और महाविद्यालयीन पाठ्यक्रम में एक रूपता लाने के लिए कमेटीज़ बनाने की बात की है, क्योंकि मेरा तमिलनाडु ट्रांसफ़र हो जाता है मेरे पिताजी का, या मेरा हो जाता है, मेरा बच्चा जाता है, तो वो मध्य प्रदेश की तुलना में तमिलनाडु के पाठ्यक्रम से रिलेट ही नहीं कर पाता, वो 1 साल तो यही लड़ाई लड़ता है। सर, ये सब बहुत जल्दी कीजिए और प्रचार प्रसार करिए, तो इसका ज़रा ध्यान रखिए सर, और बताइए, और शिक्षा ही देश का भाग्य बदलेगी, ये पक्की चीज़ है। एक बार फिर आप सबका बहुत धन्यवाद। बोलो बोलो मुँह तो खोलो के अगले एपिसोड में एक और नए विषय के साथ आपसे मिलूंगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।